हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। साथियों, आज के सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं और फिर से महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा तकनीकी समस्या आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। आई मीन कि 10 मिनट हम लोग लेट हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपने अपना 10 मिनट दिया, थैंक यू सो मच। तो आज का जो सेशन है, आपको पता है ऑलरेडी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चैप्टर आपको पता है, 12th क्लास हिंदी, शानदार हिंदी अर्थ, लेसन 2। उसने कहा था जो चैप्टर है, लहना सिंह का प्यार मोहब्बत सूबेदारनी के साथ। क्या सच है? क्या हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, सारी चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं। बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त एक कहानी है ये, जिसको लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चीजों को याद रखना और जो मैं पूछूंगा वो चीज आप बताते चलिएगा। इस पाठ के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, घबराना मत, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। इन वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सब कोई कहाँ गए? जुड़ गए? यस, वाओ, क्या बात है। एक बार सबका जरा चैट देख लो, सब है या नहीं। ला 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 ला। चैट, यस, आ गए हैं सब कोई। पॉप आउट चैट, थैंक यू सो मच। चलो जी, चलो फटाफट से। साइंस संग्रह का ट्रेस हमको मिल सकता है जी, क्यों नहीं मिल सकता है? आप बिल्कुल, आपको मिल सकता है। 7 मार्च, सॉरी 7 जुलाई 1883 का उनका जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1883 को जन्म हुआ था इनको। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रमा से आया तिरस्सी। आप ट्रिक देख लेना वो मेरा, मैं यूट्यूब पे आप लिखना हिंदी लेखक डेट ऑफ बर्थ ट्रिक, आ जाएगा। ठीक है ना, वो हमारी फोटो ऊपर लगी होगी। वो ट्रिक देख लेना। पूरे हिंदी का चैप्टर का लेखक जो है ना, वो उनका जन्म और मृत्यु का दिनांक याद करने का आपको शानदार ट्रिक मिल जाएगा। इनका जन्म देखो कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में। हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं, उसने कहा था जो चैप्टर है, इसकी स्टोरी। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप स्टोरी को अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो, एक्शन के साथ समझते हो, मजा ही कुछ अलग है। और वाकई में प्रॉमिस करता हूं, आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और नहीं आपसे एक भी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा, ये मेरा वादा है। कब? जब ध्यान से आप मेरी बातों को सुनिएगा, इस स्टोरी को समझिएगा, तब। फाइनली बता रहा हूं, इस चैप्टर में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा साथियों, कभी दिक्कत नहीं होगा। उसने कहा था जो चैप्टर है, सबसे पहले हम इसके शीर्षक की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। उसने कहा था, आखिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने यही शीर्षक क्यों चुना? क्या वजह था इसके पीछे? अब मैं थोड़ा सा सांवला दिख रहा हूं, फर्क ये नहीं है साहब कि मैं कैसा दिख रहा हूं, बात तो मेन ये है कि मेरी बातें आपके पास जा रही है नहीं। उसने कहा था चैप्टर का नाम, शीर्षक क्यों रखा गया, चैप्टर का नाम उसने कहा था क्यों रखा गया, तो मैं जरा थोड़ी सी बातों को आप सबको इधर खींच कर लाता हूं, ध्यान से सुनना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उसने कहा था इसका नाम क्यों रखा। कहानी के अंदर बहुत सारी ट्वीट्स है, बहुत सारी मजेदार बातें हैं। उस चीजों में क्या था कि लहना सिंह सूबेदारनी से प्यार करते हैं। अब सूबेदार की पत्नी होती है सूबेदारनी। दरोगा जी के पत्नी को दरोगाइन कहते हैं, मास्टर साहब की पत्नी को मास्टराइन कहते हैं ना। डॉक्टर साहब की पत्नी को डॉक्टराइन कहते हैं। तो सूबेदार के पत्नी के सूबेदारनी कहा जाता है, सूबेदाराइन मत कहा जाना सब। ठीक है, इस तरह से। तो सूबेदारनी, सूबेदार का नाम हजारा सिंह था और ये सूबेदारनी थी। तो सूबेदारनी की कुछ बात थी, जिस बात को याद करके लहना सिंह ने कहा था, सूबेदार जा करके उससे कह देना कि जो उसने कहा था वो मैं काम पूरा कर दिया हूं। एक मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं कि सूबेदारनी सूबेदार से कुछ बात कही थी। क्या कही थी वो मैं आपको लेसन के अंदर बताऊंगा। जब वो बात पूरा कर देते हैं, वो वादा पूरा कर देते हैं लहना सिंह, तो लहना सिंह कहते हैं सूबेदार से कि जाकर के कह देना सूबेदारनी से कि जो उसने कहा था मुझसे वो मैं कर डाला। जो उसने कहा था, उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने। तो कहीं ना कहीं यहीं से ये चीजें आई है, शीर्षक का नाम उसने कहा था इसीलिए रखा गया था। ठीक है ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर्स का नाम याद रखो। एक चीज क्वेश्चन पूछेगा, उसने कहा था पाठ क्या है, निबंध है कि क्या है। मैं वो ट्रिक दिया था ना आपको, कौन सा पाठ निबंध है, कौन सा पाठ कहानी है, कौन सा आत्मकथा है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधी होती है।
मैं जरा फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं वो चीज मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं, कभी दिक्कत नहीं होगा। देख लो, याद रखना, नारी की बात ट्रिक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक है आप सबके लिए। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है, गीत और लेख से बंधा है। इस चीज को याद रखना। आपके जो दिगंत भाग 2 की पुस्तक है ना भाई मेरे, उसका अप्सरा कहानी क्या है, कौन आत्मकथा है, कौन क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, नारी से आपके जो चैप्टर है याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर। चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। नारी से याद क्या रखना है? अर्धनारीश्वर। बात से पाठ याद रखना है, बातचीत। क्या याद रखना है? बातचीत। सदा से आपके पुस्तक में चैप्टर है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। गीत से याद रखिएगा प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह लिखे हैं, प्रगीत और समाज। लेख से याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह जी का दिल, एक लेख और एक पत्र, एक पत्र। और बंधा से याद रखिएगा निबंध। क्या याद रखिएगा? निबंध। मतलब ये है कि ये जो चैप्टर आप देख रहे हो ये सारे निबंध है, ये सब सारे क्या है भैया? निबंध है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। नारी जो होती है ना, हर बात में गीत का वो कल्पना कर लेती है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा, याद रखना। नारी से अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, सदा से ओ सदा नीरा चैप्टर जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई है। गीत प्रगीत और समाज जिसके लेखक है नामवर सिंह, लेख एक लेख और एक पत्र जिसके लेखक है भगत सिंह। बस यही चैप्टर निबंध है, बाकी कोई चैप्टर निबंध, क्लियर हुआ? कोई चैप्टर निबंध नहीं है, बस यही निबंध है। तो कभी भी याद रखिएगा, क्या इसमें उसने कहा था है? नहीं, उसने कहा था। अब कहोगे सर एक और मसाला दे दीजिए ना, कहानी वाला याद कर लेंगे। अरे ले लो कहानी। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था या कहा था, जो भी हो अपना याद रखना। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधी होती है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधी होती है। ठीक है, ये बहुत लेट है, प्लीज स्टार्ट एट 7:30। 7:30 से क्लासेस सब हो रही है, ठीक है ना? उसने का मतलब उसने कहा था। बताइए, टाइमिंग को लेकर के ये मत होइएगा मेरे भाई। रोज से पाठ का नाम है रोज, तिरछी से आपको याद रखना है तिरछ पाठ। कौन सा पाठ? तिरछ। ये 3 जो पाठ है ना, वो कहता, कहा, ठीक है? ये तीनों पाठ, कहा से याद रखिएगा कहानी, बस ये तीनों कहानी है। उसने कहा था पाठ कहानी है, रोज पाठ कहानी है, तिरछ पाठ कहानी है। ये तीनों पाठ क्या है? कहानी। और अर्धनारी वाला जो बताए थे ना, वो सब क्या है आपका? ध्यान रखिएगा, वो आपका कहानी नहीं निबंध है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पाठ की तरफ। उसने कहा था जो पाठ है, जैसे हो पूरा चैप्टर आज कोशिश करते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है? उसने कहा था पाठ के अंदर लहना सिंह है। देखिए क्या हो रही है, बड़े बड़े शहर के, मैं किताब लिया हूं, आप भी अगर हो तो आप पेज नंबर 20 पे निकाल लेंगे और पढ़ते चलिएगा। सर आर्ट भी पढ़ाते हैं जी, आर्ट्स का भी ये हिंदी है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए है, ठीक है ना? टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ सही चल रहा है। चलो चलिए, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। देखिए, हमारे यहाँ शहरों में क्या होता है कि जब सड़कों पर गाड़ी वगैरह चलती है, सुनिएगा बस ध्यान से, जितना भी बच्चा बस ध्यान से सुनना, ठीक है ना? हमारे यहाँ सड़कों पर कभी गाड़ी वाले, इक्के वाले, जो रिक्शे वाले आते हैं ना, सामने अगर सड़क पे कोई बंदा रहता है, कोई भी इंसान रहता है, तो वो क्या कहते हैं? ए भाई हट जा, हटा हटा ना, तो गुड़वे खुंचा जाता है, ऐसे बोलते हैं ना जी, खुंचा जाई। मतलब गुड़वा क्या हो जाएगा भैया? गुड़वा समझते हो? पैर। बिहार के हो सब, ध्यान से सुनो, ठीक है? तो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन अमृतसर में जो बंबू काट वाले होते हैं ना, वो बड़ी अच्छे से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बड़े बड़े शहर की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चलते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिदरी वाले तंग चक्रदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमाड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद
फेटो, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खुमचे और हारे वाले के जंगलों में राह क्या करते हैं भैया? कहते हैं। मतलब समझ में आ गया? मतलब क्या समझ में आया? क्षोभ का मतलब रोष होता है। क्या होता है? रोष। देखो, जीड़े जोगिए बड़ी प्यार से कहते हैं, वो क्या कहते हैं? बड़ी प्यार से वे सब कहते हैं कि ये भाई हट जा, सड़कों पर से हट जाओ। भाग्य वाली ये कहाँ कहाँ चले गए जी हम? हाँ, यहाँ पे है। हट जा जीणे जोगी है, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पुत्ता प्यारी है, बच जा लंबी वाली, अरे लंबी उम्र है आपकी, बच जाओ, हट जाओ प्यारे पुत्र वाली हो, सब हट जाओ। सड़कों पर वो इक्के लेकर इक्के गाड़ी वाले चलते हैं ना, बड़ी ध्यान से सुनना, घबराना मत, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सर जी मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान बोर्ड में भी ये पढ़ना होता है चैप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, बड़ी प्यार से वे सब कहते हैं कि हट जाइए। बड़े बड़े बाजारों में जो भीड़ होती है ना, लोग एक दूसरे को ऐसा लगता है कि खाने के लिए तैयार हो जाते हैं जब भीड़ होती है तो, ठीक है ना। लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। इक्के वाले कहते हैं कि ये भाई हट जाओ, ओए बिटिया हट जाओ सामने से, रोड से, अभी लंबी उम्र है, क्यों मेरे गाड़ी के पहिए के नीचे आना चाहते हो, हट जाओ जल्दी से। ऐसे बंबू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। देखिए इसी तरह से क्या हुआ कि एक बंबू काट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, अब कहानी में ट्विस्ट आएगी, एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आके मिल जाते हैं अचानक से। एक लड़का और एक लड़की, उसके बालों और उसके ढीले सूतने में जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो दोनों क्या थे? सिख संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? सिख संप्रदाय के। टेंशन मत लीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आप चैट सेक्शन में बताते चलिएगा सब कोई, ठीक है। दोनों किस संप्रदाय के हैं? सिख संप्रदाय के। फटाफट से जल्दी से लिखो। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लड़का मामा का केस, केस माने बाल, बाल धोने के लिए दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए बढ़िया, और जो बिटिया थी, लड़की जो थी, वो रसोई के लिए कुछ सामान लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। दुकानदार एक बार बार एक था आया था, उसको बार बार उसी से उलझा हुआ था, उसको पपड़ी देना था, पापड़ की गड्डी को गिने बिना, शेर भर माने तनी मुनी, ढेर ना। तब लड़का और लड़की की बातचीत शुरू हो जाती है। एक लड़का और एक लड़की आकर मिले हैं और दोनों सिख संप्रदाय के हैं। एक मामा का बाल धोने के लिए ले आया है, दही लेने के लिए आया है, और एक रसोई के लिए कुछ सामान लेने आई है। तेरे घर कहाँ है? शुरू हो गया बातचीत। मगरे में। और तेरे घर कहाँ है पूछा जाता है। तेरे घर कहाँ है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। पूछा जा रहा है सवाल, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि तेरे घर कहाँ है, तो जवाब क्या मिलता है कि मगरे में। और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? यहाँ कहाँ रहती है? देखो ये सवाल कौन पूछता है, यहाँ कहाँ रहती है? ये लड़का पूछ रहा है। लड़का यानी कि फाइनली कौन था? वो लहना सिंह। कौन थे? लहना सिंह। ध्यान रखिएगा, लड़का जो थे वो कौन थे? लहना सिंह। मैं शुरू से आपको चीजें बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। घबराइएगा मत कि सर जल्दी जल्दी कर दीजिए, घबराइएगा पकड़िए आ जाइएगा तुरंत। लहना सिंह लड़का है जो पूछ रहा है कि तुम यहाँ कहाँ रहती हो? मैं तो माझे में रहता हूँ। कहाँ में रहता हूँ? माझे में। यानी कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। ध्यान रखना, लहना सिंह कहाँ रहता है? माझे में। और लड़की जो थी सूबेदारनी, लड़की कहाँ रहती है? मगरे में। क्वेश्चन पूछता है भाई कि सूबेदारनी कहाँ की रहने वाली थी? लड़की भाई ये सूबेदारनी, बाद में पता चलेगा आपको, घबराइएगा मत, वैसे मैं पहले ही बता दिया। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? माझे। सब कुछ जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। क्लास 12th है, चैप्टर नंबर 2 हिंदी का, दिगंत भाग 2 किताब है। उसने कहा था चैप्टर का नाम है, जिसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। वो क्लास 12th का हिंदी है, शशि कुमार जी। हाँ जी, यूपी बोर्ड में भी है, बहुत ही बढ़िया। तो फिर आप लोग हाँ देखो अच्छे से समझना, बहुत ही मजेदार सेशन है। लैना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? माझे के। और लड़की कहाँ की रहने वाली थी? मगरे में। आपस में बातचीत चल रही थी कि तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे कहाँ है? मेरे तो माझे में है। यहाँ कहाँ रहती हो? तो मैं तो यहाँ अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, ठीक है ना। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। मामा का घर कहाँ पे था? गुरु बाजार में। दोनों मामा के यहाँ ही आए हैं।
लड़का भी, लहना सिंह भी मामा के यहाँ रहते हैं और लड़की सूबेदारनी भी मामा के यहाँ रहती है। इतने में दुकानदार निपटा और इनके सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। उधर पापड़ वाला जो खड़ा था ना, उसको दे करके फिर दुकानदार जो था इन दोनों को समझने लगा कि क्या चाहिए भाई, दही चाहिए, लीजिए दही। आपको क्या चाहिए, फलाना चीज चाहिए, लीजिए, चलिए। ये लोग सामान लेकर के साथ साथ चले। दूर दूर जाकर, दूर जब कुछ चले गए तो लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? लो, लड़के ने क्या पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। क्वेश्चन इग्नोर नहीं करने को, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का हिंदी है आपका। ये सवाल कौन पूछता है? लड़का पूछता है। क्वेश्चन बनता है, लहना सिंह बचपन में बार बार लड़की से क्या पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। अब आपके मन में एक सवाल कूद रहा होगा, पेट में चूहा कूद रहा होगा और दिमाग में भी हलचलें हो रही होगी कि सर जी कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। क्या होता है मतलब? सगाई। क्या होता है? सगाई। समझते हो ना, जिसे हम लोग आज कहते हैं एंगेजमेंट, अंगूठिया पहराते हैं ना जी, तो वही सब है, समझ जाओ। लड़का दूर जाकर के क्या पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत धत कह करके दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़का पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कह के लड़कियां चल पड़ी और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं अचानक से। यार इनका वाह दिस दैट था, किस्मत भी साथ देने लगा। कभी सब्जी वाले के यहाँ मिल रहे हैं तो कभी दूध वाले के यहाँ मिल रहे हैं और अचानक से मिला करते थे ये दोनों। महीना भर यही हाल रहा, टकाटक रहा, इधर से उधर नजरें मिलती रही। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? 2-3 बार क्वेश्चन पूछता है कि लहना सिंह बचपन में बार बार लड़की से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तेरी कुड़माई हो गई। यही बार बार हुआ करता था और लड़की यही धत कह करके चली जाती थी। फिर 2-3 बार पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। वही बार बार लड़की कहती है धत 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 कह देती है। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। एक दिन ऐसे ही बोला चिढ़ाने के लिए, ओए तेरी कुड़माई हो गई? तो कह दी हाँ हो गई। लो अब क्या हुआ? पूछ रहे कब? कल। देखते नहीं ये रेशम वाला सालू, सालू मतलब समझते हो ना, दुपट्टा। लड़की कह करके भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। लो, लहना सिंह को टेंशन हुआ, मेरा प्यार किसी और का हो गया। बिल्कुल यही चीज होने वाला है। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। मोरी समझते हो? मोरी हम लोग का बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज है, जिसे हम नाली कहते हैं। नाली में धकेल दिया, मोरी में धकेल दिया। अब गुस्सा में आ गया लहना सिंह, जब सुन लिया कि हाँ उसकी एंगेजमेंट हो गई है, उसकी सगाई हो गई है, तो क्या हो गया? दौड़ गया। जा बेचारा जा। अब क्या हुआ? रास्ते में कॉल किसका आने लगा? अच्छा अभी तो कोई बात नहीं, चलिए फिर। हाँ क्या हुआ? रास्ते में बेचारा एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले के दिन, छाबड़ी की दिन भर की कमाई खोई, लिया था कुछ, उसको गिरा दिया बेचारा। एक कुत्ते को पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। मतलब कुछ ना कुछ हरकत होने लगा। बेचारा गुस्सा हो गया। क्या हो गया? गुस्सा हो गया था। क्यों? क्योंकि वो सुन लिया था कि उसकी कुड़माई हो गई। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। उधर से कोई स्त्री आ रही थी, गया टकरा गया। दिखता नहीं है क्या, अंधा हो गया है? वो लड़कियां बोल के चल दी। वो स्त्री जो थी ना, वो यही बोली, अंधा हो गया है, दिखता नहीं है रास्ते में कैसे चला जाता है। बेचारा मतलब अंधे की उपाधि मिल गई इसको कि अंधा हो गया है। तब ऐसे ऐसे इधर उधर टकराते, किसी को गिराते, किसी का छबनी गिरा दिया, किसी को मोरी में ढकेल दिया, किसी से अंधा कहला गया बेचारा। इस तरह से घर पहुंचा। भाग नंबर 2 में चलते हैं। कहानी 5 भागों में बटी है। कहानी कितने भागों में बटी है भाई मेरे? याद रखना, कहानी 5 भागों में बटी है। क्वेश्चन पूछता है कि कहानी कितने भागों में बटी है, तो कहना कहानी 5 भागों में बटी है। कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। फटाफट से सारे कोई बताओ, कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। सब कोई बताओ कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? 3 भागों में। जल्दी से सबको एक बार शेयर कर दो। अब चलो, अब युद्ध वाली तो अभी बात नहीं, शुरू करते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। राम राम। देखो एक्चुअली
लहना सिंह बहुत ही नामी रहे, लहना सिंह जो थे ना बहुत ही ज्यादा नामी रहे। और जब जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था ना उस समय इनकी पूरी चीज आप पढ़ सकते हो, गूगल पे भी देख लेना। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? इतना दिन से हम लोग बैठे हुए, हड्डियां अकड़ गई है, मतलब ठंडा लग गया है, करने को मिल ही नहीं रहा। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है और मेह और बर्फ, ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है। पिंडलियों तक कांच से धंसे हुए हैं, अंदर अंदर तक एकदम लग रहा है कि हम लोग ये है। गनीम कहीं दिखता नहीं। गनीम का मतलब हो जाता है दुश्मन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गनीम शब्द का अर्थ क्या है, क्या कहोगे? दुश्मन। क्या कहोगे? दुश्मन। बहुत ही बढ़िया। दुश्मन कहीं दिखता ही नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, कुछ ही नहीं हो रहा है। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। कब तक ऐसा चलेगा? कभी बमबारी हो रही है, कभी गोली बारी हो रही है। इस गैबी गोले से बचे तब ना हम लोग लड़े। क्या लड़े हम लोग? यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं और जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चोटें लग गया, चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। कहां से वो कर रहे हैं धमाक, पता ही नहीं चल रहा है। बेईमान दुश्मन वो कहाँ है? लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं। परसों लगता है कि रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की भैया छुट्टी हो जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है। सुनते रहो, बहुत ही मजा आएगा। फल और दूध की वर्षा कर देती है वो फिरंगी मैम। फल और दूध की क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। सबको ध्यान से सुनते चलो, घबराना मत कि सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में सब आएगा, रिलेट होता जाएगा अपने आप। टेंशन मत लो, ठीक है? ओ हो 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 ला 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 चलिए, अब क्या होता है? कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ तक थे। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आया है। फिरंगी मैम क्या कहती है कि तुम राजा हो और तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इस सब की पैसा मैं नहीं लेने वाली। फल और दूध बहुत खिलाती है वो। इन लोगों को फल और दूध कौन खिलाती है? वो मैम। क्या इनकी पैसा लेती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि तुम तो मेरे मुल्क के राजा हो, तुम तो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है। सिपाही है तो लड़ने का तो भैया मन करेगा ही, और घोड़ा है तो दौड़ने का उसका मन करेगा ही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की थैली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह उफाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। जो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था तो 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो फिर सिखा देते हम। लहना सिंह कह रहे हैं कि 4 दिन तक पलक नहीं झपी है। सोच लो, एक दिन बस हुक्म मिल जाए ना तो सबकी वाट लगा सकता हूं। बस हुक्म मिल जाए, हुक्म मिल जाए कि सबका वाट लगा दूंगा। बस संगीन चढ़ा देखते ही सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। नहीं तो सीधे बर्लिन में पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, देखो हुक्म ऐसे ही नहीं मिलता है। हर चीज को मजाक मत समझो लहना सिंह। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। तुम जमादार हो। नहीं नहीं सॉरी, हाँ जमादार। लहना सिंह क्या था? जमादार के पद पे था। तुम जमादार हो या फिर कोई नायक हो, जमादार या नायक, लड़ाई के समय तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम्हारा नहीं चलेगा, जैसे सोचोगे वैसे नहीं चलेगा। बड़े अफसर जो होते हैं ना वो बहुत दूर तक सोचते हैं, और तुम बड़े अफसर नहीं हो। बहुत ध्यान से रहो। ये सोच रहा ना कि मिल जाता हुक्म तो मार के गिरा देते, वो कर देते। बड़े अफसर जो होते हैं ना, जब तक उनकी हुक्म नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं करना है। और बड़े अफसर जो होते हैं बड़ी दूर दूर तक के सोचते हैं, ठीक है? कहाँ पे है हम लोग? थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कहाँ कहाँ है। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा?
बड़े अफसर बहुत दूर तक सोचते हैं, 300 मील का सामना है, सोच लो अगर कुछ भी इधर उधर हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? मानते हैं सूबेदार जी सही आप कह रहे हो, लेकिन क्या करे बताइए, हड्डियों में तो जड़ा धस गया है, हड्डियां अकड़ गई है, बिना लड़े फुर्ती नहीं आती, कुछ काम धाम होगी, लड़े उड़ेंगे तब ना देही में आग लगेगा जी। आग लगेगा मतलब गर्मी होगी, पसीना आएगी। खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों से सोते झड़ रहे हैं, चारों तरफ तो बर्फबारी हो रही है। एक धावा हो जाता तो बड़ी गर्मी हो जाती, धावा बोल देते ना, हर हर महादेव। एगो बोलता था रावण वाला, मेरा मैन देखे हो ना, जय लंकेश जय लंकेश, तो इधर की टीम बोलती थी हर हर महादेव हर हर महादेव। धावा ऐसे ही बोल रहे हैं कि क्या करे सूबेदार जी, हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, शरीर में गर्मी नहीं आ रहा है, अगर एक धावा हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता, गर्मी आ जाती। उद्यमी उठ, उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। वजीरा सिंह को कहा जा रहा है कि तुम 4 लोग बाल्टियां लेकर के खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दो। ये सब सिपाही है, महासिंह को ऑर्डर जा रहा है, महासिंह शाम हो गई है, जाकर के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं, एक को कहते हैं कि जाकर के सिगड़ी में, सिगड़ी बोरसी होता है, ठंडे के दिन में हम लोग के यहाँ मिट्टी का वो बना होता है बोरसी, जिसमें हम लोग कोयला अगर आग वगैरह लग करके हम लोग आग को क्या करते हैं, तापते हैं, आग तापते हैं बोरसी में, ठीक ना, तो वही बोरसी को सिगड़ी कहा जा रहा है। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं, ऑर्डर देते हैं कि जाओ कोयला डालो उसमें, और वजीरा सिंह सुन रहे हो, तुम 4 आदमी को लेकर के जाओ और खंदक की सारी पानी बाहर फेंको बाल्टी से। महासिंह शाम हो गई है, जाकर के दरवाजे का पहरा बदल दीजिए। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। एक सबसे शानदार क्वेश्चन बनता है कि पलटन का विदूषक कौन था? सर जी अब की बार मेरा 12th का एग्जाम था और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, हिंदी का सबसे अच्छा गया, आपके चलते मेरा हिंदी में 95+ आ गया। थैंक यू सर जी, आएगा। थैंक यू रोहन उपाध्याय, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, आप सबने मेहनत किया और ये भी बच्चे मेहनत करेंगे, इनका भी आएगा। ठीक है, क्या हो रहा है अभी यहाँ पे हो रहा है, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक का मतलब जोकर होता है, विदूषक का मतलब क्या होता है, जोकर। क्वेश्चन पूछेगा कि पलटन का विदूषक कौन था, क्या कहोगे, वजीरा सिंह था। कौन था, वजीरा सिंह। क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो फटाफट से चैट सेक्शन में सब कोई जवाब लगाएंगे। पलटन का विदूषक कौन था, जल्दी से लिखो सब कोई, वजीरा सिंह, बहुत ही बढ़िया। बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं तो पाधा बन गया हूं। पाधा मतलब लग रहा है कि बूढ़ बनिया हो गया है। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। सब एक कॉमेडी हो गई, एक कॉमेडी सा सीन हो गया, सब हंसने लगे क्योंकि वो तो जोकर था ही, सबको हंसाता था वजीरा सिंह। उदासी पड़ा हुआ था, सब खिलखिला पड़े, उदासी के बादल फट गया, मतलब उदासी हट गया। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, अपनी बगीचे के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ऐसा खाद पानी, लहना सिंह पनिया बल्टिया उठा करके, हिला वजीरा भाई, अरे ये सब पनिया ले जाकर खरबूजा के बगीचा में डालेला, अपना अपना बगीचा के खरबूजा में डालो भैया, ये सब पानी पंजाब भर में नहीं मिलने वाला है। तब हो रहा है कि हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूसा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। भाई लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। लाड़ी होरा मतलब समझते हो, स्त्रियों के लिए एक प्यार सूचक शब्द होता है। या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम रहेगी? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं आता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, जिद करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। फिरंगी मैम सिगरेट देती है इसको, कहती है कि सिगरेट होठों में लगाओ, और मैं अगर पीछे मतलब जबरदस्ती सिगरेट मुंह में ठूसती है कि लो पियो सिगरेट, तो पीछे हटता है तो सोचती है कि लो अब तो राजा बुरा मान गया, अब हमारे मुल्क की रक्षा करने आया था, अब तो लगता है कि नहीं करेगा। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? जवाब आया, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था। मैं अब आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह, ठीक है। और इसके बेटा जो थे ना, बेटा का नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, हजारा सिंह की पत्नी वही थी सूबेदारनी। कौन थी?
सूबेदारनी नाम था। क्या था? सूबेदारनी। सूबेदार थे तो सूबेदारिनी ऐसे ही कहा गया है। इनका नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, बस सूबेदारिनी से ही इनको यहाँ पे जाना जा रहा है। हजारा सिंह सूबेदार थे। सूबेदार की पत्नी सूबेदारिनी और बेटवा बोधा सिंह है। अब देखिए लहना सिंह का चक्कर तो इनके साथ था, तो इनके बेटवा से भी लहना सिंह बड़ी केयर करता है। वो सोचता है कि वो तो हमारी प्यार यानी कि सूबेदारिनी का पुत्र है बोधा सिंह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है? जवाब आता है अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। उसे छुपा रहा है लहना, छुपाओ मत, मैं सब जानता हूँ। रात भर तो अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और अपने तो ऐसे ही बोरसी का आग तापते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। जब बोधा सिंह की बारी आती है पहरा देने की तो तुम खुद जाते हो, उसको नहीं जाने देते हो। अब सब समझते हैं, हम सब समझते हैं भाई। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और अपने कीचड़ में पड़े रहते हो लहना सिंह। अब सब समझते हैं, ये मत सोचो कि हम नहीं जानते हैं। कहीं तुम न मादे में पड़ जाना। जड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। देखो ऐसे करोगे जड़ा लग जाएगी, सोच लेना। यहाँ मरोगे ना तो थोड़ा जमीन भी नसीब नहीं होगा। मुरब्बे का मतलब यहाँ खंदक के पास की जमीन को मुरब्बे कहा गया है। लहना सिंह बोधा सिंह के तो अपने लकड़ी पर सुता देते हो और अपने कैसे सो जाते हो? कीचड़ में सो जाते हो। वाह रे भैया वाह। हैं, देख लो, ऐसे मत करो। ठंडक मार दी ना तो ये मत सोचना कि यहाँ चले जाओगे खत्म हो जाओगे तो नसीब में जमीन भी नहीं मिलेगा, मुरब्बा भी नहीं मिलते हैं। यहाँ मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलेंगे। मेरा डर मत करो। लहना सिंह कहता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। लहना सिंह कहता है कि भाई किरत सिंह के गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह कौन है? तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। पलटन का विदूषक है। जो पूरी पलटन थी ना, वो पूरी पलटन का वो जोकर है, सबका मन लगा रहे हैं। ठीक है, लहना सिंह कहता है कि ओए होए होए होए, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, इसे थोड़ी मरने वाला हूँ। मेरा जो जब मरूंगा ना तो मेरा सिर मेरे भाई किरत सिंह की गोद पर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके सिर पर गोद रखकर मरने की इच्छा रखता है लहना सिंह? तो भाई किरत सिंह की गोद पर। ठीक है, वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा। वजीरा सिंह कहता है कि क्या 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 मरने मरने की लगाई है मेरे जर्मनी और तुरक? हाँ भाइयों, कुछ गाओ, कुछ गाओ, गाना बना हो जाए, थोड़ा मस्ती वगैरह हो जाए। ये कब से मरने मरने की बात कर रहा है? तो यहाँ पर कुछ गाना लिखा गया है अपना, पता नहीं पंजाबी भाषा में शायद कुछ, कि दिल्ली शहर ते पिसौर अनुजान दिए कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिये। ये पढ़ लेना आप लोग। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे को गीत गाएंगे? पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। ये गाना गीत सुन करके सब फिर मजे में आ गए। सब फिर कैसे हो गए? सबको आनंद हो गया, मजा आ गया। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, खाली बिस्किट के जो टीना रखा गया था उसी पर बिछा करके कंबल बिछा दिया है और सोया हुआ है। लहना सिंह के 2 कंबल और एक बारान कोट ओढ़ करके सो गया है। कौन? बोधा सिंह। अब सुनिएगा कहानी को बहुत अच्छे से। दोपहर रात चल गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छा गया है। बिस्किट, खाली बिस्किट का जो टीना था ना, टीनवा को बिछा करके उस पर कंबल उम्बल डाल करके लहना सिंह वाला भी कोटवा कौन पहन लिया है? बोधा सिंह। और पहन करके क्या हो गया है? सो गया है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह अपना ड्यूटी में लगा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। मतलब बार बार इधर कोई आ तो नहीं रहा है ना, देख रहा है क्योंकि पहरा दे रहा है, तो पहरा पर भी एक नजर है और एक नजर इधर बोधा सिंह को भी देख रहा है, क्योंकि बोधा सिंह किसका बेटा था? सूबेदारिनी का। ठीक है, अब चलो, बोधा सिंह कराहा। बोधा सिंह के मुंह से अंदर से आवाज आई, कराह रहा है, है ना? तो बोल रहा है लहना सिंह, क्यों बोधा भाई, क्या है? तो कहता है पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, कपकपी हो रहा है उसको, वो थरथरा रहा है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहा है, दांत किटकिटाने लगता है ना ठंडा से, तो दांत बज रहा है। अच्छा ऐसे हो रहे हैं, मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह कहता है बोधा सिंह को कि बोधा सिंह, ठंडे ठंडा लग रही है ना, तुम मेरी जर्सी पहन लो। तो फिर कहता है वो बोधा सिंह कि और तुम क्या पहनोगे?
कहता है यार मेरी टेंशन मत करो, मेरे पास तो सिगड़ी है, बोरसी है, मैं आग ताप रहा हूँ भाई, मेरा तो पसीना आ रहा है। तो वो कहता है ना ना मैं नहीं पहनता, मैं 4 दिन से, तो तुम मेरे लिए भाई वही हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है। लैना सिंह कहता है तुम टेंशन मत लो बोधा, वो पहन लो, मेरे पास एक दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। यही कह करके वो अपना कोट उतार करके किसको दे दिया? बोधा सिंह को। मुझे कुछ भी हो जाए पर बोधा सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी केयर है यहाँ पे, कितना ध्यान रख रहे हैं लहना सिंह। लहना सिंह बोधा सिंह को कुछ नहीं होने दे रहे हैं। ठंडा मुझे लग जाए, मैं लहना सिंह नहीं हूं, लहना सिंह अपने आप के अंदर मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि भले ठंडा मुझे कुछ भी हो जाए पर बोधा तुम्हें, तो ये तुम जर्सी पहन लो। बोधा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगा। आप क्या पहनिएगा? अरे मेरी टेंशन क्या ले रहे हो, यहाँ पे है ना बोरसी, मैं आग ताप रहा हूँ। और हाँ याद आ गई, एक जर्सी सुबह फिर मेरे लिए आई है, लो 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 ये तुम पहन लो, मैं वो वाला पहन लूंगा। ऐसा बोलता है लहना सिंह। तो फिर कहता है बोधा सिंह को यकीन नहीं हो रहा है कि ये झूठ बोल रहा होगा कि अभी दूसरी जर्सी आई है, झूठ बोल रहा है, इसके पास तो अब कोट है नहीं, कोट पहना हुआ है, मुझे दे रहा है। फिर कह रहा है कि ना ना एगो आई है। तो फिर कह रहा है कि सच कहते हो ना? ये कहता है और नहीं तो क्या, झूठ थोड़ी बोलूंगा। यो कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना ही दिया। अरे पकड़ पकड़, पहना ना भाई, बा ना हमारा लगे, ऐसे करके दे दिया। और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आकर के खड़ा हुआ। चूंकि कोट वोट आया नहीं था, वो झूठ-मूठ का पहन लिया था, क्योंकि मेम की जर्सी का तो केवल कथा ही थी, वो बनाया हुआ था, वो कुछ नहीं आया था, बस बोधा को पहनाना था। ठीक है ना? जी जी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुख से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। खाई के मुंह से, खाई के मुख से, जो खाई थी ना बहुत बड़ी गड्ढा, खाई समझते हो ना, गड्ढा है, उधर से एक आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। फिर इधर से कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम दावा करना होगा, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। कितने से ज्यादा? 50 से ज्यादा। उधर से एक आवाज आई कि सूबेदार हजारा सिंह। तो इधर से सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम कीजिए हुजूर, क्या हुकुम है? फिर देखो इसी दम, इसी समय, इसी वक्त धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आ गया हूं। ठीक है? तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जाकर के मिलो, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले वहीं पर रहना, और हम यहाँ पर रहेंगे। तो ये कहते हैं जो हुक्म हुजूर। ठीक है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार करके चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने, बोधा के बाप सूबेदार ने उसे कहाँ है? हाँ लो, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। पीछे कौन कौन रहेगा? देखिए लहना सिंह बोधा सिंह को जाने से मना कर कि भाई तुम मत जाओ। क्यों? क्योंकि वो सूबेदारनी का बेटा था और लहना सिंह सूबेदारनी से प्यार करते। ठीक है? अब क्या हो रहा है? पीछे भाई कौन कौन 10 आदमी रहेगा, इसके लिए बड़ी हुज्जत हुई, बड़ी चर्चा हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लपटन साहब लहना की जो सिगड़ी थी, जहां पर बोरसी रखी हुई थी, लहना सिंह जहां आग ताप रहा था, वहां पर मुंह फेर करके लपटन साहब खड़े हो गए। समझिएगा, चीजें अब समझ में आनी चाहिए आप लोग को। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना? कि कितने आदमी को छोड़कर, खंदक में कितने आदमी को छोड़कर जाने की बात की जा रही है? तो 10 आदमी की। खंदक में कितने आदमी को छोड़कर बात की जा रही है भैया जाने की? 10 आदमी की। सब कोई लिखो 10। कितना? 10। ठीक है ना? अब देखिए अब क्या हो रहा है कि लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह खेर करके खड़ा है, मुंह चुरा रहा है वो, और जेब से सिगरेट निकाल करके सुलगाने लगा, जेबवा से सिगरेट निकाल रहा है। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। 10 मिनट के बाद इधर से पी रहा है, लो तुम भी पियो। किसको? लहना सिंह को।
आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। ओए होए होए, लहना सिंह से बचोगे हैं? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लहना सिंह कहते हैं। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। लहना सिंह तो समझने लगा कि वो लपटन साहब नहीं है, वो डिस्टर्ब था, रोगिया था वो। फिर भी कहा, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। जैसे ही हथवा आगे किया ना तो साहब का मुहवा देख लिया। सिगड़ी है, बोरसी जल रही है तो थोड़ा तो रोशनी आ ही रहा है वहां पे। मुहवा पे लपटन साहब देख रोशनी पड़ा तो लहना सिंह उनका मुहवा देख लिया बेचारा। अब क्या हो रहा है, बाल भी देखा, तब उसका माथा ठनक गया। लहना सिंह का माथा पगला गया कि अरे ये लपटनवा है, ये लपटन नहीं है, ये तो नकली लग रहा है। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए? अरे उनके तो पट्टी वाले बाल थे, हो इसका तो बाले नहीं है। जगह कैदियों के कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? कटका कटा हुआ बाल है एकरा, उसका तो बड़ा बड़ा बाल था लपटन साहब का। ओ हो, दाल में काला नहीं दलिए काला है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया क्या? लहना सिंह सोच रहा है, लगता है कि शायद साहब जी शराब उराब पी के आए हैं, बलवा उलवा कटवा लिए हैं। लहना सिंह ने जांचने की कोशिश की, जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। कितने वर्ष से? 5 वर्ष से। लहना सिंह के रेजिमेंट में, लहना सिंह के रेजिमेंट में लपटन साहब कितने वर्ष से थे? 5 वर्ष। चीजों को नोट करो और याद रखो। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? जवाब आता है कि देखो, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? कहता है नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ आ रहे हैं। लहना सिंह कहता है ना ना, ऐसा बात नहीं है साहब, शिकार करने का तो मजा यहाँ पे नहीं आ रहा। याद है पर साल मैंने अगली साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे, याद है ना? हाँ हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसभा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पूठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। देखो ये सारी बातें कुछ और थी और यहाँ पर देखने को कुछ और मिल रही है। यानी नकली था ही तो ओरिजिनल था ही नहीं लपटन। लपटन साहब असली थे कि नकली थे? कि जांच रहे हैं कौन? लहना सिंह पुरानी पुरानी बातों को याद दिला रही, उल्टा पुल्टा बोल रहा है। ओ वो साहब जी तो ऐसे थे, ही तो ऐसे बोल रहा है, ये लगता है वो नहीं है, ये नकली है। ठीक है ना? समझ में आया ना? देखो जैसे पर साल होता है, एगो परियार साल होता है। तो जैसे एगो साल बीत गया ना तो हम लोग उसको कहते हैं कि पर साल माने पिछलिका साल, अब परियार माने 2 साल पीछे के। बुझा गेल नो? तो वही बात है। कहाँ है जी? हाँ, ऐसे ऐसे बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो कहता है लहना सिंह, हो पीता हूँ साहब, तनी दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। अब लहना सिंह को कोई डाउट नहीं था कि मुझे क्या करना है। वो तैयार हो गया कि तो नकलिया लपटन है, अब एक दवाई देना बहुत जरूरी है। नकली लपटन साहब भी घुसा है ना, रुक जाओ रुक जाओ। अंधेरे में किसी सोने वाली से वह टकराया। सोने वाले से वह क्या हुआ? टकराया। फिर हाँ, फिर आवाज आया, कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? देखो अंदर गया ना, जब लहना सिंह दिया सलाई लाने तो अंदर गया तो एगो से सो रहा था बेचारा, एगो वजीरा सिंह सो रहा था, उसी से टक्कर खा गया। तो पूछता है कौन? लहना बोलता है कौन? वजीरा सिंह। अरे हाँ भाई, क्या हुआ? बोलो क्या बात है, क्या कयामत आ गई? तो थोड़ी भी तो आंख लगने देती, अभी तो सोया ही था। तो बोला लहना सिंह, अरे होश में आओ, सुतल का बड़ा होश में आओ, कयामत आई है। लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। ऐसा कयामत आई है कि लपटन पुरानका नकली लपटन बन के एगो आइल बटे पगले, तू सुतल बड़ा अभी ले क्या? हाँ, लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। असली लपटन नहीं आया है, नकली लपटन आया है। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें भी की है। सूबेदार तो देखा ही नहीं, लेकिन हम तो इसको देख लिए और बात भी कह रही है। सोहरा, सोहरा मैंने ससुरा।
ससुरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तोहरा एक तरह की गाली होती है, हम ससुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ससुरा। कह रहे हैं लहना सिंह वजीरा सिंह से कि ससुरा साफ उर्दू बोलता है, वो भी उर्दू बोलता है किताबी उर्दू, और मुझे सिगरेट पीने को दिया है। तो अब बताओ क्या करे? अब वजीरा कहते हैं कि तब अब क्या करेंगे? अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, तुम पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ जल्दी। वजीरा सिंह को कह रहा है लहना सिंह के, वो काम करो जल्दी जल्दी। पलटन जो गई है ना, उसके पैरों के निशान देखते देखते तुम जाओ पीछे पीछे। अभी दूर नहीं गया होगा सब, अभी सब रास्ते में होगा। सूबेदार से कहो कि एकदम वहां से लौट आए, क्योंकि ये तो नकली लपटन है, इधर से उधर सबको कर देगा, धावा हुआ बोल देगा, सब जना महाराज जी बोलो, खत्म हो जाए कहानी है। जल्दी दौड़ के जा, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो, किसी को पता तक नहीं लगना चाहिए, वो पत्ता की आवाज बन जाने की चाहिए। जल्दी से निकल भाई, जल्दी जो। हुकुम तो यह है कि यही, हाँ, ऐसी की तैसी हुकुम की। मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुकुम है। दिमाग मत खराब करो वजीरा सिंह, जो मैं बोल दिया अभी तुम्हारे सामने लहना सिंह बोल रहा है। वजीरा सिंह जल्दी से निकलो और जाओ, क्योंकि मैं अभी बड़ा अफसर हूँ, मेरा हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ, तब तक तुम उधर पहुंचो जल्दी से। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। वजीरा सिंह कह रहे तहनी कहते 8 को बड़ा लोग भाई। वो कह रहा है लहना सिंह की बात बुर्बक कही के 8 नहीं 10 लाख। 8 को देंगे ना लोग, पता 10 लाख है। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, समझते हो? तो 8 को मतलब 10 लाख। चले जाओ तुम, जाओ जल्दी। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया, करके चिपका हुआ है। उसने देखा कि लपटप साहब के जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकले। बेल माने सिर्फ फल, बड़े का बड़का लपटन साहब 3 को गोला निकलने बड़े बेचारे। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। 3 को लगा दिया, एगो यहाँ पे लगा दिया, एगो यहाँ पे लगा दिया, एगो यहाँ पे। तीनों गोला है। तीनों क्या है भैया? गोला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, एटीट्यूड दिखा रहा था। अरे नहीं नहीं, एटीट्यूड नहीं, वजीरा सिंह कह रहा था कि अरे तुम तो 8 हो, कैसे लड़ोगे? तो कह रहा है कि अरे भाई टेंशन मत लो, जैसे इंडियन आर्मी सब क्या कहती है यार, समझ जाओ, वंदे मातरम। है, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, पर कदम पीछे न जाए। वैसे ही अपना लपटन साहब को जवाब देना था। लहना सिंह ने कहा अरे तुम टेंशन मत लो, हम 8 नहीं हम 10 लाख है, तुम जल्दी से जाओ। और इधर लपटन साहब पुराना था, नकली था, क्योंकि ये तो जर्मन था, ये तो जर्मन लपटन था। ये 3 गो गोला निकाल रहा है पकिटवा से अपना, 3 गो दिबलवा में जाके लगा दिया। आई सब कहानियां इसका देख रहे हैं लहना सिंह। चीजों को अच्छे से समझोगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है? 3 गोले। चलो अब देखो, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारें में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। क्या कर दिया? तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा था। बमवा में एगो नहीं सब रहता है जी, रसरी टाइप का लर्ची। अब इसी में ये आग पकड़ेगा ना तो ये धीरे धीरे आते आते बड़ाम हो जाएगा। यहाँ पे बोरसी रखी हुई थी, बोरसिए के आगे ला करके रख दिया था उसका रसिया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब अब क्या हुआ हो? ओ नहीं नहीं नहीं, अभी बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। लहना सिंह पिछवा से आ रहा है, अल्लाह पटन साहब अभी दिस दैट कर रहे थे ऐसे ऐसे, तले पिछवा से बंदूकवा के पीछे वाला होता है ना पकड़ने वाला, ला करके डम मारा। किसको? लपटन साहब को। लहना सिंह ला करके दिया एकदम यह दे दड़ाम। उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान करके दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दनों पर मारा दिया, गर्दनों पर एक रिया के बाजल बटे। साहब आंख मिन गॉड, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। साहब कह रहे ओ माय गॉड, गिर गई, पलटा गिले। लहना सिंह ने तीनों गोले बिन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। लहना सिंह तीनों बम को हटा करके बाहर फेंका और सिगड़ी के पास उसको लिटाया। साहब की मूर्छा हटी।
साहब की मूर्छा हटी, लहना सिंह हंस कर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? पिटबो किया पूछ रहा, तब क्या हाल बा? ठीक बड़ा नु? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, बताओ। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये हमारा असली लपटन साहब जानते थे। तू नकली बन के आई रहा, उल्टा पुल्टा बोला तरह। सिख सिगरेट पीता है, तू हमको सिगरेट दे रहा है कि लो लहना सिंह सिगरेट पियो। हम तो तुमको उसी टाइम पकड़ गए थे, तू नकली है। अब देखिए, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। तू बड़ी उर्दू बोलत रहा। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथों में जेब तो डाले, दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटा साहब के साथ रहा है, बड़ी चलाक हवा। लेकिन ये माझे के रहे वाला लहना सिंह यो कम चन्हाक ना हो, जन जा। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए लपटन। लहना सिंह को चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। सुन लो, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था कि तुमको लड़का नहीं हुआ है, ले लो ताबीज, बच्चा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा तुमको। औरतें को ये सब झूठ मूठ का ये कर रहा था। कहता था कि जर्मनी वाले बड़ी पंडित है, पंडित हबल लोग हैं, वेद पढ़ पढ़ करके उससे विमान चलाना जानते हैं, गौ को नहीं मारते हैं, गाय को नहीं मारते हैं। जर्मनी वाले हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाया करते थे सब। जर्मनी वाले पंडित के भेष बना के एगो तारा के यहाँ से आई रहा हमरा के यहाँ, हैं? कह रहा था कि जी लड़का नहीं के होत, लिया ताबीज बांध देते। ऐसा ऐसा बेवकूफ है लपटन, माजे का रहे वाला लहना है, बेवकूफ समझते हो का? हैं? आया था ना वो मौलवी, वो कह रहा था कि बनियाओं को सबको क्या कर रहा था, भड़का रहा था। क्या कह रहा था? ये भाई जल्दी जल्दी जाके अपन डाक में से पैसा निकाल लो, सब सरकार का राज जाने वाला है, जल्दी निकालो सब। डाक बाबू पोलीराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी। राणा सिंह कहा कि देखा बेटा गिला हमारे रास्ते में मिल गया वो मौलवी। जब हम सुने ना कि इतना तड़ंग भड़ंग किया है, गधा गधड़िए का बार के फेंक दिया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी। कौन कह रहा है? लहना सिंह कह रहा है। और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो सोच लेना, क्योंकि तुम जर्मनी वाले जो होते हो ना, वो हम सबको मारने आए हो, बेवकूफ समझते हो का? उठा के फेंक देंगे तुमको। गाँव में पैर रखब तो जान लियो। कौन कह रहा है? लहना सिंह। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। देखा लपटन साहब भी तनी मनी लोल टाइप के रहन, बाकी बड़ी चढ़ाक रहा है बेचारू। तो सुता दिया है उसको बगली में, हाथों में ठंडा लगत रहे तो अपने जेब में हाथ लगाया, जेब में पिस्तौल था, जेब में से पिस्तौल चला दिया। लहना सिंह के जांघ में गोली लग गई। लहना सिंह के जांघ में गोली लगी थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कहां पे गोली लगी थी? लहना सिंह की जांघ में गोली लगी थी। इधर लहना के हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। तब तक 2 गो में फायर किले से खत्म लगी, मर गिला लपटन साहब। जब लहना सिंह, इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरे ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, खत्म। ठुं ठुं हो गया, खत्म हो गया लपटन साहब। लेकिन जब आवाज हुआ तो सब दौड़ पड़े। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एगो हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, तुम लोग टेंशन मत लो, आवाज से मत डरो, एगो कुकुर आया था, हड़का हुआ था, उसको मार दिया। और औरों से सब हाल बता दिया, लेकिन बोधा सिंह से नहीं बताया था। सब बंदूकें लेकर के तैयार हो गए हैं। लहना ने साफा फाड़ कर घाव, साफा मतलब एक कपड़ा फाड़ करके घाव की दोनों तरफ पट्टियां कस करके बांध लिया। लहना सिंह के जांघ में गोली लगी है, लेकिन बांध लिया कपड़ों को फाड़ करके, ठीक है। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया था, खून बहना बंद हो गया था, पट्टी कस के बांध दिया था। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन घुस पड़े। कितने जर्मन? 70 जर्मन। समझ में आ रहा है ना? बात को सुनिए आप सब कोई। 70 जर्मन। कितने जर्मन थे? 70 जर्मन। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। सारे सिख संप्रदाय के जितने भी थे वहां पे सिपाही सब दौड़ गए रोकने। दूसरे को रोका, पर यहां थे 8, यहां थे 8 और वे थे 70।
बात यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि तो 8 को था सब। भले लहना सिंह कहता था कि हम लोग 10 लाख के बराबर है, लेकिन वो सब कितना था? 70। लहना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए था। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे दिस दैट अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायरे जर्मन के पीठों पर पड़ने लगे। सारे सिख अपना आवाज लगाएं, नारे लगाएं। नारे क्या लगाते हैं? वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा। और दे दनादन बंदूकें चलने लगी और सारे के सारे जर्मन खत्म होने लगे। एन मौके पर, मेन मौका पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथी आगे से वो बंदूक चलाने लगे। अब बीच में जर्मन लोग सब जना खत्म भइले। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई लास्ट यही ऐलान हुआ, लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे, खेत रहना मतलब मारे जाना। खेत रहना का मतलब क्या होता है? मारे जाना। खेत रहना मतलब युद्ध में मारे जाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मारे जाना। अब चलिए 63 कहां पे थे हम? 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, सिख 15 लोग मारे गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई, दाहिने कंधा में से। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कस करके कमरबंद की तरह लपेट लिया। जांग वाली जो घाव थी ना, उसको कस करके क्या कर लिया था? बांध लिया था। किसी को खबर न हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव लगा है। किसी को पता तक नहीं चला कि लहना सिंह को बहुत ज्यादा मतलब चोट लगा है, घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि बाण भट्ट की भाषा में दंत विडोपदेशाचार्य कहलाती। मतलब बहुत अच्छा। लड़ाई जब हो रही थी ना, तब 4 चांद लगे हुए थे। इधर से पूरे लहना सिंह वाली टीम थी और उधर से जर्मन वाले मारे गए। 63 मारे गए थे, सोच लो, और अपनी टीम से 15 मारे गए थे। बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ था। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। सूबेदार लहना सिंह की बुद्धि को सराह रहे थे। वेल डन लहना सिंह, तो एकदम बिल्कुल काबिले तारीफ हो, उसकी सराहना की जा रही थी। और कह रहे हैं सूबेदार कि अगर तू नहीं होता लहना तो आज सब मारे जाते। लहना आज तुम हो इसलिए हम सब जिंदा है। लहना तुम सच में काबिले तारीफ हो, अगर तुम नहीं होते तो ये सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची थी। फील्ड अस्पताल नजदीक में ही था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। 2 गाड़ी आई थी, एगो में घायल को रखा गया, एगो में जो मरा हुआ था उसकी लाश रखी गई थी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार सोचा कि इसके जो चोट लगे हुए ना जांग में, उसमें पट्टी बंधवा देते हैं। पर उसने लहना सिंह ने यह कह करके टाल दिया कि बैठ यार, थोड़ा सा घाव है, ज्यादा टेंशन मत लो, सवेरे देखा जाएगा, सुबह देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। ज्वर मतलब बुखार, बुखार में आदमी बराता है ना, कुछ भी बोल रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहना को छोड़कर के सूबेदार नहीं जा रहे थे। यह देख लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। देखो तुमको कसम है सूबेदारनी की, और बोधा का भी कसम है, तुम चले जाओ सूबेदार। लहना सिंह जबरदस्ती उनको भेजा। और फिर सूबेदार कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे, और तुम? तो लहना सिंह कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम वहां चले जाओ, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती ही होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं, मैं तो खड़ा हूं, मैं तो ठीक हूं। सूबेदार कहता है यार तुम भी चलो। लहना सिंह कहता है देखो तुम रुको मत, तुम चले जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। फिर सूबेदार कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। तो फिर लहना सिंह कहता है देखो तुम्हें अपने बेटे बोधा की कसम और पत्नी सूबेदारनी की कसम, तुम चले जाओ चुपचाप। तो तुम नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा, तुम पहुंच कर गाड़ी तो भेज देना, मैं तो देख रहा हूं ना, मैं तो ठीक हूँ, खड़ा हूँ, वजीरा भी तो है मेरे पास, वजीरा सिंह मेरे पास है। फिर कहता है सूबेदार अच्छा ठीक है, पर ठीक है तुम निकलो। बोधा गाड़ी पर लेट गया,
भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी हो रहा कि चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टिकना लिख देना। देखो लिख रहे बोल दिया ना, सूबेदार वो बोल रहे हैं लहना सिंह कि सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, मतलब कि प्रणाम नमस्कार लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। क्या कहा था भाई? अब चलिए, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना, जा करके लिख देना, अगर चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना सूबेदारनी को, और जब घर पहुंचना तो कह देना सूबेदारनी से कि जो उसने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया है। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, दर्द हो रहा था उसको, वो जो पट्टी बांधा हुआ था वो खुलवा लिया, और फिर क्या बोल रहा है? चलिए समझ में आ रहा है ना। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। सही बात है, जब लोग मरने के नजदीक आते हैं, मरने के करीब आते हैं, तो बहुत सारी पुरानी बातें उनको याद आती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, क्या चल रहा होता है वो नहीं जानते हैं, लेकिन पुरानी पुरानी यादें उनको आने लगती है। लहना सिंह जब 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक बार 8 वर्ष की वो लड़की मिलती थी सूबेदारनी। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कह करके वह भाग जाती है, दौड़ जाती है। एक दिन उससे वैसे ही पूछा तो उसने कहा कि हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला साल, देख रहे हो ना ये कढ़ाई वाले साल दुपट्टे, मेरी तो कुड़माई हो गई। सुनते ही लहना सिंह को बड़ा दुख हुआ, ओह क्रोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सूबेदार ने उसकी नहीं रही। वजीरा सिंह पानी पिला दे, वजीरा सिंह को पानी पिलाने के लिए बोलता है वो कि पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 नंबर राइफल में वो जमादार थे। 77 ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी नाम से टॉपिक है, उसने कहा था, क्यों अब बनने वाला है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 8 वर्ष की कन्या का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो जानता हूं, सारी पुरानी बातें मुझे याद आ रही है, लहना सिंह सोच रहे हैं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट की अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, लाम मतलब लड़ाई पर जा रही है, तुम फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह भी चिट्ठी मिलती है कि मैं और बोधा सिंह भी लड़ाई पर जा रहे हैं, युद्ध पर जा रहे हैं, लहना सिंह तुम भी चलोगे ना? खबर आ गई है, युद्ध छिड़ गया है, हम लोग को चलना है, हम और बोधा सिंह जा रहे हैं। ये बात सूबेदार कह रहा है। लहना सिंह तुम भी चलो, तुमको भी चिट्ठी आई है ना, और चलना तो हमारे घर से होकर चलना, हम लोग साथ में चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंच गया। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, जाओ ना तुमको बुला रही है, जा मिल आए। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? अरे रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, मत्था टेकना। आशीष सुनी, लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बुट्टो वाला सालू अमृतसर में, भावों की टकराहट से मूर्छा खोली। तब पता चला कि हो। लहना सिंह से पूछती है कि तुम मुझे पहचानते हो? नहीं मैं तो नहीं पहचानता। तेरी कुड़माई हो गई? तब इसको याद आया, हो ये तो मैं बात उस लड़की से बोला करता था, ये वही है क्या? जी हाँ वही थी, वही 8 वर्ष की लड़की जो बचपन में लहना सिंह से बार बार मिलती थी और धत कह करके चली जाती थी, आज वही सूबेदारनी के रूप में लहना सिंह के सामने बैठी पड़ी है। अब देखिए क्या हो रहा है, भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला मेरे भाई, पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन भी दी है। कहां पे जमीन दी है? लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी। तिमियों माने स्त्रियां। कह रही है सूबेदारनी, अब तो तुम सब लड़ाई पे जा रहे हो, सरकार शायद एक स्त्रियों का भी पलटन बनाया होता तो हम लोग भी घर छोड़ करके जाते लड़ने के लिए।
एक बेटा है मेरा, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी कह रही कि देखो लहना सिंह, एक काम कह रही हूं, पता न भाग तो हमारे फूटे हुए हैं। सरकार सरकार तुम लोगों की पलटन बनाती है, हम स्त्रियों के भी पलटन बना देते तो हम लोग भी युद्ध में लड़ने के लिए जाते। देखो लहना, मेरे एक बेटे हैं बोधा, अभी तो इसे फौज में भर्ती हुए मात्र 1 ही साल हुआ है, इसके पीछे 4 और थे लेकिन चारों मर गए, एक भी नहीं वापस आया, सब चारों मर गए। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। कौन कौन जा रहा था लड़ाई पे? सूबेदार भी जा रहा है और उनका बेटा बोधा सिंह भी जा रहा है, यानी कि सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और लड़का बोधा सिंह दोनों जा रहे हैं। और सूबेदारनी रो रो करके लहना सिंह से कह रही है कि देखो अब दोनों जा रहे हैं, मेरा भाग जाने। तुम्हें याद है ना, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। जब मिले थे ना दुकान पे, तो उस दिन टांगे वाला का जो घोड़ा था ना वो पूरा ये हो गया था, तो उस समय लहना सिंह ने उस लड़की का जान बचाया था। वही याद दिलाते हुए कहती है सूबेदारनी, याद है ना उस दिन तुमने मेरी जान जिस प्रकार से बचाई थी, उसी प्रकार से इन दोनों को भी बचाना। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, ऐसे ही इन दोनों को बचाना। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। आंचल पसार रही है कौन? सूबेदारनी कह रही है लहना सिंह से कि देखो लहना, जिस प्रकार तुमने उस दिन मुझे बचाया था ना उस घोड़े से, उसी प्रकार से आज मेरे पति हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह को भी बचा लेना। मैं इनकी जान की भीख मांगती हूं तुमसे, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, अंदर चली गई। लहना भी आंसी पूछता हुआ बाहर आ गया। लहना भी रोने लगा। वजीरा सिंह पानी पिलाओ, उसने कहा था कि इन दोनों की जान बचा देना, और देखो आज लहना सिंह ने इन दोनों को वापस सही सलामत भेजा है। बेचारा खुद मर गया, शहीद हो गया लहना सिंह, खुद अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन सूबेदारनी की कही गई बातों पर अमल किया। देखिए कर्म प्रधान कहानी बता रही है, कर्म की प्रधानता है। सूबेदारनी जिस प्रकार से कही थी ना कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, आंचल पसार करके अपने सुहाग की रक्षा मांग रही हूं, मेरा सुहाग मेरे पति हजारा सिंह और मैं अपनी कोख की रक्षक यहाँ पे मेरा जो बेटा है ना बोधा सिंह, इन दोनों की तुम बचा लेना, दोनों की जान तुम बचा लेना लहना सिंह। और देखो वही उसने कहा था, किसने? सूबेदारनी ने कहा था। ये चैप्टर का नाम उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। अभी फिलहाल वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह का सिर है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा और फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। वो समझ रहा है कि क्योंकि वो तो कल्पना किया था कि मैं कीरत सिंह की गोद में सर रख करके मरूंगा, लेकिन वो तो वजीरा सिंह के गोद में है। फिर भी बोल रहा है, कौन? कीरत सिंह। तो हाँ, वजीरा हाँ बोला, भैया मुझे और ऊंचा कर ले। देखो वो कीरत सिंह समझ करके भैया कह रहा है, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, अब दर्द कम हो गया, बस पानी पिला दे। अब के हाड़ में यह खूब फलेगा, आम खूब फलेगा। हाड़ मतलब आषाढ़, आषाढ़ एक महीना है। क्वेश्चन पूछेगा कि उसने कहा था कहानी में किस महीने की चर्चा की गई है, तो आषाढ़ महीने की। हाड़ का मतलब क्या हो गया? आषाढ़ महीने का चर्चा किया जा रहा है, ठीक है ना। चाचा भतीजा दोनों यही बैठ करके खूब आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैं इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे, क्योंकि वजीरा सिंह को भी अब मालूम चल गया, क्या हो गया उसको, मतलब अनुमान सा हो गया कि अब लगता है इसका अंतिम समय आ गया है। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह की फाइनली आखिरी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये चैप्टर खत्म हुआ, टॉपिक पूरा खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक दिन मैं आपको सेशन लेकर के आऊंगा, बस ये लेखक का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे अंत तक देख रहे होंगे उनको तो पक्का ही समझ में आ गया। चलो, समझ में आ गया ना। बाय बाय, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा सब कोई। फिर हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।